हेलो एंड वेलकम, आई एम प्रतीक अग्रवाल। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से उनके टाइम यानी जब वो हमारे एज के थे उस टाइम के किसी प्रोडक्ट का प्राइस पूछते हैं और उसे आज के प्राइस से कंपेयर करते हैं तो हम शॉक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1980s में एक नॉर्मल वेडिंग सूट की प्राइस 100 से 200 रुपए की थी। आज वही वेडिंग सूट का प्राइस 5000 से नीचे का नहीं है। उस टाइम पे 1 लीटर दूध 2 से 3 रुपए का हुआ करता था। आज वही 1 लीटर दूध अगर हम बाजार में लेने जाए तो 50 रुपए का मिलता है। तो आखिर क्यों होता है ऐसा? क्या रीजंस है इसके पीछे? इसका एक सिंपल सा आंसर है महंगाई। हम अपने डेली लाइफ में मोबाइल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन और अपने आसपास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में तो जरूर डिस्कस करते हैं और वो है महंगाई। महंगाई यानी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई का एक इकोनॉमिक टर्म है। जब भी पूरे कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस राइज होता है यानी वो प्रोडक्ट या सर्विस महंगी होती है तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन हर एक इंडिविजुअल के परचेजिंग पावर को कम कर देता है। यानी कि आज से 10 साल पहले अगर आप 10 रुपए देकर चाय खरीदते तो आपको 2 कप चाय मिलती। आज वही 10 रुपए में आप बस 1 ही कप चाय खरीद सकते हैं। तो ये होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन टाइम बाय टाइम, ईयर्स बाय ईयर्स पैसे की हमारी वैल्यू को कम कर देता है। तो आखिर क्यों होता है ये इन्फ्लेशन? क्या रीजंस हैं इसके पीछे? इसे जानने के लिए हमें जानना होगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। पहला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये पूरा गेम है डिमांड एंड सप्लाई का। जब मार्केट में मनी सर्कुलेशन ज्यादा होगा यानी लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो लोग उस पैसे को स्पेंड करना चाहेंगे। जब लोग पैसा स्पेंड करेंगे तो मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज उस प्रोडक्ट की प्राइस हाई करेंगे और यानी महंगाई होगी। तो इसी को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब भी किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से पहले उसके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ जाते हैं जिसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे फॉरेन इंपोर्ट्स, ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम, गवर्नमेंट की अलग पॉलिसीज एक्सेट्रा। तो जब भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से पहले उसके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अब इस सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर्स के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो सेम प्रोडक्ट प्राइस एंड लेस प्रॉफिट या तो सेम प्रॉफिट एंड हाई प्रोडक्ट प्राइस। अब यूजुअली बिजनेसेस अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन रखने के लिए सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं जिससे कि वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करते हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्ट की प्राइस महंगी होती है जिससे कि प्रोडक्ट महंगा होता है और मार्केट में वो प्रोडक्ट महंगा मिलता है और इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशंस ऑकर होते हैं यानी जब मार्केट में महंगाई चल रही होती है तो एम्प्लॉइज, वर्कर्स अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड करते हैं और जब कंपनीज एम्प्लॉइज और वर्कर्स की अपने स्टाफ मेंबर्स की सैलरीज इंक्रीज करती हैं तो वो यूजुअली अपने प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की भी प्राइस इंक्रीज करते हैं जिससे महंगाई होती है और उसे कहते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो ये थे कुछ मेन रीजंस इन्फ्लेशन के। अब इसके कुछ और भी रीजंस हैं जैसे इंक्रीज्ड मनी सप्लाई। जब गवर्नमेंट मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ा देगी यानी लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो स्पेंड करेंगे और उसी से डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सिचुएशन फिर ऑकर होगा। अब करेंसी डिवैल्यूएशन। करेंसी डिवैल्यूएशन मतलब और सपोज इंडिया की करेंसी रुपीस की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट नॉर्मल से ज्यादा वीक हो जाती है, इसका मतलब उसकी वैल्यू गिर जाती है। अब इस सिचुएशन में फॉरेन प्रोडक्ट्स हमारे लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं जिसके वजह से लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे स्विच करके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिससे कि मार्केट में डिमांड बढ़ती है और उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। उसी तरह रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स भी इसी सिचुएशन में हमें महंगा पड़ता है जिससे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी बढ़ जाती है। अब इस सिचुएशन से फिर से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होने के चांसेस होते हैं। अब गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज। गवर्नमेंट टाइम बाय टाइम, ईयर बाय ईयर अपने टैक्सेशन पॉलिसीज और रेगुलेशंस में चेंजेस लाती है। अब इन्हीं टैक्सेशन पॉलिसीज और रेगुलेशन से भी इन्फ्लेशन लेवल में इफेक्ट होता है। फॉर सपोज अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट रेंज में टैक्स इम्प्लीकेशन ज्यादा लगाती है तो उसमें उसके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में इफेक्ट होता है जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होने के चांसेस होते हैं।
उसी तरह अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट रेंज में या किसी सर्विसेज में टैक्स सब्सिडी देती है तो उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की मार्केट में डिमांड बढ़ती है, जिससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के भी चांसेस होते हैं। तो आखिर कैसे पता चलता है कि सच में इन्फ्लेशन हो रहा है या नहीं? इन्फ्लेशन दरअसल एक परसेंटेज होती है, यानी 2%, 3%, 4%। वो परसेंटेज एक्चुअली में होती है कि कितना परसेंट मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी कितनी महंगाई चल रही है, उससे पता चलता है। दरअसल हर कंट्री की अपनी अपनी एक इन्फ्लेशन लेवल होती है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन का नॉर्मल एवरेज इन्फ्लेशन लेवल है वो है 2 to 6%, यानी कि अगर इंडिया में 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन लेवल हमेशा रह रहा है तो वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि इन्फ्लेशन यानी तो महंगाई, और महंगाई किसको पसंद है, तो महंगाई कैसे किस तरीके से अच्छा है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर इन्फ्लेशन नॉर्मल लेवल पे रहती है इसका मतलब लोगों में मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड है। जब प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी तो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, जब लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे लोग पैसा स्पेंड करेंगे, जो कि कंपनी यानी इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। जब लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसका मतलब बिजनेसेस रन होंगी, नए बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, नए बिजनेसेस आएंगे, नए स्टार्टअप्स आएंगे, नए कंपनीज आएंगी, जिससे कि लोगों को बिजनेस में प्रॉफिट होगा, जो एक और पॉइंट है कि जो कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। अब जब बिजनेस आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगी, कंपनीज आएंगी, फिर उसका मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो उनके पास एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी। अच्छी लाइफस्टाइल होगी तो लोगों के पास सैलरी होगा। जब सैलरी के थ्रू लोग फिर से प्रोडक्ट खरीदेंगे, फिर से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, तो लोगों के तो ग्रोथ होगी। तो ये थी इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन हमें इकोनॉमिक ग्रोथ दे सकती है, इन्फ्लेशन हमें एम्प्लॉयमेंट देती है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन एक रोल प्ले करती है हर एक कंट्री के जीडीपी ग्रोथ में। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन होना बहुत अच्छा है, जिससे कि इन कंट्री में इन्फ्लेशन ही होना चाहिए, लेकिन मैंने बस ये बोला कि इन्फ्लेशन एक नॉर्मल लेवल, यानी जो कंट्री की हमारे इंडिया के लेवल की इन्फ्लेशन है 2 से 6% इन्फ्लेशन, उसी लेवल तक अच्छा है। अगर उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन आगे पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद कंट्रीज के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। अब इन्फ्लेशन मेजर करने के 2 पॉइंट्स होते हैं, पहला WPI, दूसरा CPI। WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, द वर्ड इटसेल्फ सेज कि प्रोड्यूसर लेवल पे, यानी जो प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस में अगर कोई महंगाई आती है या उसमें कोई चेंजेस आता है तो उसका जो एक प्रोडक्ट का इंडेक्स लिया जाता है और उसका जो इन्फ्लेशन रेट निकलता है उसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। सेम गोज विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जब भी किसी प्रोडक्ट का कंज्यूमर प्राइस, यानी उसमें जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंज्यूमर रिटेल प्राइस निकाला जाता है, और जब रिटेल प्राइस में कोई चेंजेस आ रहे हैं या वहां पर अगर महंगाई आ रही है तो उस CPI इंडेक्स के परसेंटेज को बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे ही इंडिया का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करता है कि इंडिया में कितना परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है और इंडिया में इन्फ्लेशन लेवल क्या है। फिर उस बेसिस पे गवर्नमेंट और RBI अलग अलग स्टेप्स लेके इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा एक वीडियो दोस्तों, हम जल्द ही ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।